हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? एग्जाम संपन्न हुआ, समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया। आज से जैसे मैंने बोला था, सेकंड टर्म की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। आज की क्लास सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स पे आए हैं। इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है कॉस्ट का चैप्टर, कॉस्ट, इसके बाद रेवेन्यू, तो दोनों एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद फिर आपकी वीडियो अकाउंट्स और बिजनेस पर भी आने वाली है। तो जिन्होंने पहली बार चैनल को विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट कीजिए और बस सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी और तैयारी कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए। कीवर्ड्स के साथ मैं रिवीजन कराता हूँ, कीवर्ड्स के साथ में प्रैक्टिस भी कराता हूँ और सारी वो चीज़ें जो एग्जाम के अंदर है, जो आप अगर चाहो नए हो तो जो पुरानी वीडियोस हैं जो एग्जाम टाइम पे जो मैं करा रहा था उसको चेकआउट करोगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। ओके, काफ़ी हद तक हमारा पढ़ाया पोर्शन आता है। खैर, ये तो हो गया चैनल की बात। मेरी बात, मेरा नाम है मनोज दुबे और लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट का चैप्टर सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉस्ट है क्या चीज़। नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हालांकि आपको कॉस्ट वैसे तो पता ही होगा, सबको पता होता है जनरल टर्म में कॉस्ट क्या होती है, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो आज का थोड़ा समझना है। मान लो कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई उत्पादक है, तुम हो, मैं हूं, कोई भी हो, हमको एक सामान बनाना चाहते हैं। तो जब भी कोई सामान को बनाएंगे या कोई भी सामान को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ इक्विपमेंट कुछ चाहिए होगा। लैंड चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी, एंटरप्रेन्योर चाहिए होगी, मतलब जितने भी फैक्टर्स से प्रोडक्शन होते हैं उन सभी चीज की आवश्यकता पड़ेगी किसी सामान को बनाने में। राइट। उनको बनाने के लिए जो खर्चा होगा उसी को कॉस्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर हमें इनकर करना पड़ेगा। अब ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो खर्चा है, ये दो नेचर का होता है। पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिनको हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कौन सा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। किन पर खर्च होता है? इनपुट के ऊपर खर्च होगा। अब एक व्यक्ति जो है वो गन्ने का जूस निकाल रहा है तो गन्ना चाहिए उसको रॉ मटेरियल के रूप में, उसको एक फिक्स मशीन चाहिए, तो इन दोनों के ऊपर जो उसने खर्च किया होगा, जो एक्सपेंडिचर लगा होगा, जिसके लिए जहां से उसने मशीन खरीदी उसको उसने एक्चुअल अमाउंट पे किया होगा, आया ना? तो एक्चुअल अमाउंट पे किया तो वो कौन से वाला कॉस्ट बन गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जहां वो रेंट पे लेकर अपनी दुकान दुकान चला रहा होगा उसे भी आप कह रहे हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, क्योंकि रेंट उसको पेमेंट देनी पड़ रही होगी आउटसाइडर को। तीसरा, जो उसने गन्ना खरीदा है, तो जहां से गन्ना खरीदा होगा उस गन्ना किसान को भी जाके उसने पैसे दिए होंगे। तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है इनपुट के ऊपर वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। समझ गए? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बाद नंबर आता है दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर एक्चुअल में आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती। एग्जाम्पल, मान लो कि मैं अपने ही मेरा कमरा है, अपना ही मेरा रेजिडेंशियल कमरा है और उसी को मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, तो क्या मुझे रेंट किसी और को देना है? नहीं देना है। तो वो जो खर्चा है उसको हम इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है, जो सप्लाई करता है ऑनर। तो ऑनर के खुद के प्रॉपर्टी पे, अगर मैं ऑनर की खुद की प्रॉपर्टी और ऑनर खुद ही अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो उसको रेंट तो देना नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको कंसीडर जरूर करना है, एस्टिमेट जरूर निकालना है कि कितना मेरा लग रहा है, क्योंकि आगे जाकर अगर मैं किसी और प्रॉपर्टी को रेंट पे लूंगा तो मुझे कम से कम इतना कॉस्ट और देना ही पड़ेगा, इतना खर्चा तो और लगेगा। दूसरी बात आती है पेमेंट टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में ऑलरेडी बता चुका हूं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीजों पे जो फैक्टर है, क्योंकि आप कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहोगे तो फैक्टर से प्रोडक्शन तो चाहिए, तो फैक्टर से प्रोडक्शन के लिए वही चार चीजों पे आपको पेमेंट देनी पड़ती है। एग्जाम्पल है रेंट, वेजेस एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ इम्प्यूटेड वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इम्प्यूटेड का मतलब होता है तो छुपा होता है, जो दिखता ही नहीं है। हिंदी में कहे तो इसी को आहत लागत, इसी को निहित लागत भी कहते हैं, जो ह्यूमैनिटीज के मेरे बच्चे हैं उनके लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, अपनी जमीन पे जो रेंट है, कैपिटल के पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, मतलब उसके लिए बाहर वालों को पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए, मैंने कैमरा खरीदा है तो मेरे को पेमेंट लगा होगा ना, मैंने कैमरे वाले को दिया, मैंने इसका जो ट्राइपॉड है उसके लिए दिया, फिर माइक के लिए दिया, फिर लाइटिंग के लिए दिया, तो जब देना पड़ रहा है पूरा का पूरा वो सारा क्या है? रेंट भी रेंटेड है, तो ये भी भाई एक्सप्लिसिट है। और इम्प्लिसिट क्या है? मैं खुद अपना टाइम तो दे ही रहा हूँ ना।
समझ आ गया। अगला पॉइंट है कॉस्ट का फंक्शन। जैसे डिमांड में फंक्शन पढ़ा था, सप्लाई में फंक्शन आगे पढ़ोगे, सबका अपना एक फंक्शन है, ठीक उसी प्रकार से कॉस्ट का भी अपना फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन का मतलब है इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मतलब जब इनपुट के ऊपर मैं खर्च करूंगा तो इसे क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो अल्टीमेटली आउटपुट निकल के आएगा, गन्ने को डाला, गन्ना इनपुट, जूस निकल कर आया, उसका वो आउटपुट। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दैट इज मशीन। मशीन, और मशीन चल किससे रही है? तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो ये जितने भी मशीन के ऊपर खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा है, जो लेबर जो कर रहा है उसके ऊपर जो खर्चा, वो सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और जब गन्ने का जूस निकल जाएगा तो जूस जितना बढ़ाना है, जूस जितना बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ानी है, उतना ही कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताना क्या चाहता है कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। इसका एक्सप्रेशन इस तरह से है, क्यू का मतलब है आउटपुट जो आप निकालोगे, सी का मतलब है ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ जाएगी? कोई टेक्निकल रिलेशन नहीं है, वो तो आपने पिछले चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें आपने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन में ये टेक्निकल रिलेशन है, बट यहाँ पर ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब क्लियर है? सो अगर आप समझने का प्रयास करो तो एक्सपेंडिचर, इसको भी हटा ही दो, चलो हटा दो, समझ में तो आएगा ना आपको? ठीक है, देखिए कॉस्ट में तीन तरीके की बिरादरी है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितना दो तरीके के फैक्टर्स थे, अगर पिछले चैप्टर में पढ़ा है तो क्या था? दो तरीके के फैक्टर्स, एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर पे जो कॉस्ट होगा, जो खर्चा लगेगा, उसे आप क्या कहोगे? फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? दूसरा वेरिएबल फैक्टर पे जो पैसा लगेगा, जो खर्चा लगेगा, उसे हम कह देंगे सिंपली वेरिएबल कॉस्ट। बेसिक बात समझो। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपको देनी हुई पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्वांटिटी कितनी ज्यादा कर ली, क्वांटिटी कितनी कम कर ली, या क्वांटिटी आपने की ही नहीं। अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, रेंट पे खरीदने कैसे होगा? रेंट पे आपने उसे ले लिया, अब आप इसके अंदर जो काम करने वाले हैं, मान लो रेस्टोरेंट का काम करने वाले थे, तो रेस्टोरेंट आप मत चलाओ, सदर बंद रखो, कोई फायदा नहीं। आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर आपने 10,000, 12, 15,000 जितने का भी रेंट आपका है वो तो आपको देना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके यहाँ 100 क्लाइंट आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 2,000 आ रहे हैं, उससे ऑनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जितना फिक्स है उतना देना आपने पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट, इसका डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं लिखने का, ऐसी कॉस्ट जिसे करना ही करना है आपने, आपको क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती है वो कॉस्ट। कुछ नाम है, नाम जरूर कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इसका नाम है, नाम एग्जाम में आता है तो मैंने सोचा पहले वो करा लिया जाए। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है, ये देना ही देना है। तीसरा हो गया नाम एक ओवरहेड कॉस्ट। चौथा नाम अगर आप देखो तो जनरल कॉस्ट। समझ गए? बोलो हाँ। अरे फिक्स्ड कॉस्ट कह लो, या इसका एक और नाम हम सिंपली कह दें TFC। सो टोटल कॉस्ट की पहली ब्रांच है TFC, और दूसरी जुड़ जाएगी इसमें, तो वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे आप सिंपली TVC भी कह सकते हो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो TC बराबर, TC कैसे निकलता है? TC बराबर TFC प्लस TVC। ये तो क्लियर हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इसमें मैं लिख दूंगा, हाँ लिख ही दो। माने रेंट वगैरह पे जो भी खर्चा है, या मैं कहता हूँ सैलरी अगर है, जो परमानेंट वर्कर्स काम, परमानेंट एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम करते हैं, उनको तो देने ही देना है आपने। वो एक दिन काम करें ना करें, छुट्टी कर लें, तभी पेमेंट तो देना ही देना है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन को आपने चेंज करना है, अगर आपने क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आप वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओगे। अगर आपने कम करना है, प्रोडक्शन नहीं करनी, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम आएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब क्वांटिटी के साथ सीधा डायरेक्टली चेंज हो जाता है। उसमें इसके डेफिनेशन बोलो तो वेरिएबल कॉस्ट में वेरी, VARY चेंज होता है विद लेवल ऑफ आउटपुट। मान लेते हैं, सुनो, मान लो कि मुझे 3 या 4 क्लास में बच्चों को पढ़ाना है,
तो मेरे को उतना ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतना ही स्टाफ चाहिए, मेरे को उतना ही अरेंजमेंट चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतनी कुर्सी चाहिए, उतने 4 बोर्ड चाहिए, कम से कम मार्कर चाहिए। अगर मुझे पढ़ाना ही एक ही क्लासरूम के अंदर है तो फिर मुझे वो सारे खर्चे लिमिटाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या वो नहीं कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट आपको देना है अल्टीमेटली वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है। तो बिजली उतना खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्शन नहीं करनी, पर आपको करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो क्या यूज़ कर रहे हैं? सो डायरेक्ट कॉस्ट इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, भूलना मत। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका एक शेड्यूल कर लेते हैं जल्दी, छोटा सा। मैं शेड्यूल को हटा रहा हूँ, देखो उसको, देखो शेड्यूल समझो। यूएस शेड्यूल है बेटा। तो यहाँ पे हो गया क्वांटिटी और यहाँ पे हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, चाहे आप क्वांटिटी 0 करो, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, जितनी भी कर लो। मान लो आपको 10 रुपया देना है तो 10 रुपये फिर देना ही है। इट डज नॉट मैटर। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो। देखो कर्व करो यहाँ पर, यहाँ पे क्या शो करेंगे हम लोग? यहाँ पे शो करेंगे Q, मतलब क्वांटिटी। यहाँ क्या एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या आएगा वाई एक्सिस, ये क्या आएगा ऑरिजिन। और यहाँ क्या शो करेंगे हम लोग? TFC। समझ आया? अब देखो सब में सेम है, तो चाहे 0 11 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब में लगना कितना है? मान लो ये 10 है। समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट पे भी 10 है, इस पॉइंट पे भी 10 है, इस पॉइंट पे भी 10 है और इस पॉइंट पे भी 10 है। इनको अगर आप जोड़ो, कनेक्ट करो, तो ये ना आपको ऐसा लगता है जैसे ये कोई टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बन गया। मतलब ये हॉरिजॉन्टल और किसके पैरेलल के एक्सिस है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is some cost which does not matter, which does not vary, जो चेंज नहीं होता, बस चलता चला जाएगा। तो 10 11 बना लो, 0 बना लो, हम होते नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करो तो ये आपका मान लो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल, जो चाहे दे लो। हमने यहाँ पे FC लिखा था, क्या यहाँ भी वही लिखो, ठीक है। बात समझना, 0 क्वांटिटी हुई है तो कोई खर्चा नहीं करना आपने, खत्म, कुछ करते नहीं। जब आपने कोई बनाना नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ से आ जाएगा? और जो वर्कर आपके लिए काम करेंगे वो क्यों करेंगे? जब वो कुछ काम ही नहीं हो रहा तो वो करके क्या करेंगे? तो भगा दो उन्हें। या क्वांटिटी को बढ़ा लो, चलो 3 बढ़ा लिया। अब यहाँ पे मान लो पहला आ गया 6, उसके बाद मान लो बढ़ा लिया उसने, अब 10 हो गया। थर्ड लगाया तो मान लो ये 15 हो गया। 4 लगाया, लास्ट कर लेते हैं, 4 लगाया तो मान लो आ गया 24। तो देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर इसके कर्व की बात करनी है, अगर वेरिएबल कॉस्ट के कर्व की बात करनी है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत आसान सा ये होता है बेटा। ये दिख रहा है एस शेप का, दिख रहा है एकदम लहर रहा है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑरिजिन, और ये क्या है वो TVN, करेक्ट। ये कैसा दिख रहा है? इसको आप बोलोगे भैया एस शेप का दिख रहा है। और इसका कारण क्या है वो भी लिख लो। TVC एस शेप का है, क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको कीवर्ड अपने जो बोलता हूं ना, आपके की नोट्स बनाओ, कॉमर्स लिख के अलग से नोट्स बनाए दो, उसके अंदर लिखो, वहां लिखो TVC इज एस शेप कर्व बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जरूर पूछा जाता है। और अगर टोटल कॉस्ट की बात करोगे तो इसका कर्व कैसा होता है? यहीं पे कर देता हूं, देखो इसका कर्व कुछ इस तरह से होता है बेटा। ओह, ये क्या बन गया उल्टा सा, ठीक है। तो ये आया और ये, मतलब मोटा मोटा ये देखो पैरेलल होने चालू हो गया। सो टोटल कॉस्ट का कर्व भी कैसा होता है? एस शेप का ही होता है। रीजन से हुई है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये 1 नंबर का रहता है, तो ध्यान रखिएगा। एक बार नोटिस बता दो आपको, देखो टोटल कॉस्ट 0 से नहीं उठा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में TFC तो हमेशा निश्चित ही होती है ना बेटा। और जब फिक्स कॉस्ट निश्चित ही है तो आदमी उठेगा तो 10 से ही। अब इसको जोड़ो, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट आता कैसे है? TFC और TVC को जोड़ते हुए। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर भी है तो ना, 0 लेवल पे कितना आया? 10, इसलिए वो 10 से उठा। और ये भी एस शेप का ही होता है। नॉर्मली आप देखो तो कुछ इस प्रकार से ये मामला चलता है। और फिर ये तो ये है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा, इसके अंदर हम लोग इसके एवरेज कॉस्ट की चर्चा करेंगे। मतलब टोटल तो कर लिया,
शेड्यूल भी कर लिया और लग जाता अपने कर लिया। तो एवरेज क्या होता है, उसके कर्व कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, तब तक लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने लोगों में हो सकता है उतने लोगों में शेयर करके और सब्सक्राइब करवाइए। और पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, सो कम ऑन, जस्ट डू नॉट वेट, 1.5 महीने 2 महीने बाद तो आपकी तैयारी एकदम एंड पे पहुंच चुकी होगी। तो बस सारा काम मेरा है, आप सपोर्ट करिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।